जैन स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। बहुत दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं, बट टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है बेटा आपके एमएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है आपके जो पॉलिटिक्स है उसमें से कम 5-6 नियरली 6 और 7 क्वेश्चंस बेटा ऐसे कवर होते हैं जो आपके किस में से आते हैं, आपके पॉलिटिक्स में से कवर टोटली होते हैं। ठीक है, उसमें से अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है ना आपका, वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करता है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बेटा, आज की क्लास में हम वो सारी अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। बहुत डीपर लेवल पे नहीं करेंगे बिकॉज हमें आईएएस लेवल का प्रिपेयर नहीं करना है। आपके पेपर में बिल्कुल कौन कौन सी अमेंडमेंट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं विद द क्लास। सबसे पहले आपको पता है बेटा 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसको इम्प्लीमेंट होने के एक ही साल बाद जो बेटा हमारी पहली अमेंडमेंट जो थी वो हो गई थी 1951। तो लेट्स सी कि व्हाट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन सारी अमेंडमेंट में से आपको कौन सी चीज करनी है। ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी बेटा कि अमेंडमेंट के कुछ टॉपिक्स मैंने आज क्लास में लेके रखे हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसका पहला क्या मतलब क्या अमेंडमेंट हुई थी कि द स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कि जितनी भी सोशली और ये बैकवर्ड क्लासेस थी स्पेशली एससी एसटी एंड ओबीसी, तो उनके लिए वो ऐसे प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन बना सकती थी, स्टेट को एम्पावर किया। ठीक है, सेकंड देखो बेटा क्या थी, इट वॉज एम्ड एट लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एवोल्यूशन। आपको पता है बेटा आजादी से पहले जमींदारी प्रथा हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे थी, उसको एबॉलिश करना बहुत जरूरी था, लैंड को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था अगर आपको मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर को करना है तो। ठीक है, इसके साथ में बेटा 9th शेड्यूल ऐड किया गया, और उसका ऐड करने का मोटिव क्या था, टू प्रोटेक्ट द एंटी जमींदारी लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मीन्स अगर जमींदार कोर्ट में चले जाते हैं या ऐसे कुछ अपने लैंड को क्लेम करते हैं, वेयर एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड्स अमंग द लैंडलेस लेबरर्स और द फार्मर्स। ठीक है, और टू कंसोलिडेट इट, और ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बेटा वो बहुत जरूरी थे, तो इसलिए 9th शेड्यूल को बच्चे ऐड किया गया और एंटी जमींदारी लॉज को प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फोर्थ देखो बेटा फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इट प्रोवाइडेड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी बिजनेस वुड नॉट बी कंसीडर अगेंस्ट द राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है ना, कि अगर वो नेशनलाइजेशन करती है किसी भी ट्रेड का बिजनेस का, तो ये नहीं है कि वो उसका जो राइट है किसी का ट्रेड करने का बिजनेस करने का उसके अगेंस्ट में होगा। इन दिस वे जो आर्टिकल 19 है बेटा आपका, ठीक है ना, आर्टिकल 19 में क्या है बच्चे आपका, इसमें आपको फ्रीडम्स देख के रखी हुई है, 6 टाइप की फ्रीडम्स है। ठीक है ना, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, राइट टू मेक एसोसिएशन, इस तरह की आपकी 6 फ्रीडम्स है। उसमें आपकी एक फ्रीडम है बेटा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है ना, उसके अंदर क्या ऐड किया गया, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर बोला गया कि आप ऐसी स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर को लॉस हो, या तो फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टेट के साथ किसी भी कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, लेकिन वो आपका इतना भी नहीं है कि वो कंट्री के अगेंस्ट ही हो जाए। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर इतनी फ्रीडम नहीं है आपको कि आप किसी को भी क्राइम करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को भी क्राइम करने के लिए एनकरेज कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो ये नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस वर मेड रीजनेबल एंड जस्टिएबल। ये आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट थी बेटा 1951 की। जो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी, तो ईयर इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन में 9 शेड्यूल ऐड हुआ था, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या ऐड, कौन सी 3 चीजें ऐड करी गई थी बेटा, ये भी आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फोर्थ अमेंडमेंट थी, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग ऑल द अमेंडमेंट्स, 105 अमेंडमेंट्स अब तक हो रखी हैं, हमने सारी अमेंडमेंट को नहीं देखना, हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जिसका आपके
पेपर में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फोर्थ अमेंडमेंट देखते हैं बेटा, जो 1955 में हुई थी। इसमें क्या था? प्रोवाइडेड दैट द कंपनसेशन अमाउंट गिवन बाय द स्टेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंसी। मींस अगर आपको पता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इस तरह से ये आपको मल्टीपर्पस रिवर डैम्स करना था और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना था, तो ऑब्वियस है फॉर दैट वी नीड लैंड, हमें जमीन की जरूरत थी। तो जमीन जो है वो कोई अपनी मर्जी से तो देगा नहीं, एक्वायरी करनी पड़ती है स्टेट को, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो उसको आप जो भी उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में। दिस वाज द फोर्थ अमेंडमेंट। ओके, कब हुई थी बेटा? ये 1955 में। ठीक है, उसके बाद सेवंथ अमेंडमेंट देखते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। सेवंथ अमेंडमेंट कब हुई थी बेटा? 1956 में। और इसमें क्या बोला गया था? रिकॉग्नाइज इंडियन स्टेट्स एज द 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। मतलब 1956 में हमारी 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो एक ट्रेडिशन था, मतलब एक वे था, उसमें हम स्टेट्स को ए, बी, सी एंड डी कैटेगराइजेशन में बांटते थे। मतलब इंडियन स्टेट्स को 1956 से पहले कैटेगराइजेशन था बेटा, ए स्टेट, बी स्टेट, सी कैटेगरी की, डी कैटेगरी की, इस तरह से। अब ये ए बी सी डी कोई मतलब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन नहीं थी। मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि ये ए बी सी डी कैटेगराइजेशन क्या थी। दो आपके एमएनएस के पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, ठीक है ना। फिर भी ए कैटेगरी क्या थी, बी कैटेगरी क्या थी, सी कैटेगरी क्या थी, इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, पहले पार्ट ए है ना, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ऐसे करके डिवाइड करके रखा होता। हम देखते हैं पार्ट ए में क्या था। जो पार्ट ए स्टेट्स में आते थे एरियाज, वो क्या थे? द फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिश इंडिया में जहां पे गवर्नर रूल करते थे वो वाली प्रोविंसेस। दीज स्टेट्स वर रूल्ड बाय एन इलेक्टेड गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, इसको रूल करते थे इलेक्टेड गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कौन कौन से एरियाज आते थे बेटा आपके? इसमें बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, जिसको कि सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे, पंजाब, जिसको पहले ईस्ट पंजाब बोलते थे, उत्तर प्रदेश, अर्लियर द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उड़ीसा एंड द वेस्ट बंगाल। ये सारे आपके पार्ट ए स्टेट में थे। उसके बाद अगली कैटेगराइजेशन जो थी बेटा, वो थी आपकी पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट में क्या आता था? दीज वर द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स और द ग्रुप ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जिनके ऊपर राजा महाराजा इस तरह का अपना रूल था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था। आजादी के बाद उनको पार्ट बी स्टेट बोला जाने लगा बेटा। These states were governed by the राज प्रमुख, है ना, इनका जो हेड था उसको राज प्रमुख बोलते थे। राज प्रमुख इज द रूलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट एंड एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। जैसे कि आपका पार्ट बी स्टेट्स वर द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स। ईस्ट पंजाब की जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो भी इसी का पार्ट थी। ठीक है, जो पंजाब यूनियन थी, इसके साथ में आपका हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रवणकोर एंड कोचीन, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान एंड सौराष्ट्र, इनके कुछ कुछ पार्ट जो थे बेटा वो पार्ट बी स्टेट्स में आते थे। उसके बाद आती थी आपकी पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट में क्या आता था? इट कंप्राइज्ड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये चीफ कमिश्नर था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी बेटा। ठीक है ना, तो इसमें दोनों ही थे, चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी, साथ में ही कुछ प्रिंसली स्टेट थी। कुछ प्रिंसली स्टेट को लेकर रखा था और कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को लेकर रखा था। ठीक है ना, दीज स्टेट्स आर गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर। इनका जैसे कि गवर्नर है, लेफ्टी गवर्नर, तो इनको जो गवर्न करता था वो चीफ कमिश्नर होता था। ठीक है, ये चीफ कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था इंडिया का बेटा। और उस टाइम में आपकी अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्या प्रदेश। ठीक है, ये अब नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स में चेंजेस हुए। अगर आप स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, मैं आपको 1956 से पहले की बात बता रही हूँ। तो ये सारी की सारी आपकी पार्ट सी स्टेट में थी। और पार्ट डी स्टेट में कौन सी थी? द स्टेट्स वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। उसमें सिर्फ एक ही आपका एरिया था, दैट वाज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली। तो इन दिस वे
आपका 1996 से पहले ये कैटेगराइजेशन था, आपको इसको करना है, मैंने इसके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दो आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्टेट्स को कैसे, हमारे एरियाज को कैसे जो था वो बांटा जाता था, ठीक है। तो जो आपकी 7th अमेंडमेंट थी बेटा 1956 की, उसमें क्या किया, ये कैटेगराइजेशन को खत्म कर दिया और क्या किया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को टोटल बना दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा। सेकेंड पॉइंट में प्रोवाइडेड द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट, मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए जो है वो दो कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। अभी इस टाइम पे हमारी कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ओके बेटा। इसके साथ में जो हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है वो यूटीज को भी एक्सटेंड कर दी, मतलब यूटीज को भी स्टेट के साथ किसी के साथ अटैच कर दिया, जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, इस तरह से जो आपका लक्षद्वीप, जैसे लक्षद्वीप है तो केरला है, अगर आपका अंडमान है निकोबार है तो कोलकाता है, तो इन दिस वे इनको अटैच कर दिया, सो दैट मतलब इनको भी ज्यूरिडिक्शन या न्याय या कुछ ऐसा चाहिए हो तो प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो प्रोवाइडेड द एडिशनल एंड द एक्टिंग जजेस टू हाई कोर्ट। एडिशनल जजेस मतलब जो मेन जज के साथ एक हम एडिशनल लगाते हैं कि आप हेल्प करोगे, और एक्टिंग जजेस जो टाइम बिंग मतलब एज अ वर्क करते हैं हाई कोर्ट में, ऑफ द केसेस आर मोर और उनको जरूरत है विद द ड्यू परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन दिस वे ये भी एक प्रोविजन जो था वो बनाया गया, ओके। इसके बाद देखो बेटा, ये हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट मैंने आपको करवा दिया, इसको देख पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, बिकॉज इट इज वेरी गुड टू हैव द नॉलेज अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे हमारी अपग्रेड हुए हैं हम इस चीज में, ओके। 9th अमेंडमेंट देखते हैं बेटा, 1960 में हुई थी। इसमें हुआ क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस स्टोरी को जरूर पढ़ना, बिकॉज अभी मैं क्लास में ये बेरूबारी की पूरी कहानी तो नहीं आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये अमेंडमेंट देख लो बेटा आपके, कि इस अमेंडमेंट में इंडियन टेरिटरी है ना नेम्ड बेरूबारी, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल में थी वो पाकिस्तान को दी गई, ठीक है। क्यों देगी, एज कमिटमेंट मेड अंडर द इंडो पाक एग्रीमेंट इन 1958, की बेरूबारी उनका एरिया है वेस्ट बंगाल में, जो उस टाइम में ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश है, उसको दिया गया बेटा, ठीक है ना। दो यहाँ पे एक चीज आपको और जानना जरूरी है, आपके जो आपका आर्टिकल 3 क्या बोलता है, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट ही किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर कर सकती है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन स्टेट, लेकिन वो हमारे भारत का कोई एरिया किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकती, है ना। पार्लियामेंट स्टेट्स का नेम चेंज कर सकती है, दो स्टेट्स को इकट्ठा मिला सकती है, दो स्टेट्स को तोड़ सकती है, उसके एरिया को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है अंडर आर्टिकल 3, ये बोल के रखा है, लेकिन आपके एरिया का, कंट्री का एरिया किसी दूसरे फॉरेन स्टेट को नहीं दे सकती है। ये तभी कर सकते हैं जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें की जाएगी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी बेटा वो की गई थी, समझ में आया ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 10th अमेंडमेंट 1961 में हुई थी, और ये क्या थी, दादर एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी बनी इंडिया की, और ये पोर्तुगीज के पास थी, तो पोर्तुगीज से लेके हमने इंडियन टेरिटरी में इसको शामिल किया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ये 11th अमेंडमेंट एक्ट क्या था बेटा, यहाँ पे देखना सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि न्यू प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बेटा, इलेक्टोरल कॉलेज हम उन सब लोगों को बोलते हैं या जो कि किसी भी इलेक्शन के लिए वोटिंग डालते हैं, वोट डालते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, अलोंग विद दैट द विधानसभा, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज हो गया एक। तो इलेक्टोरल कॉलेज में एक नया प्रोसीजर बनाया गया, लेकिन इसके साथ में एक और चीज ऐड करेगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब वो है क्या चीज, यहाँ पे देखो, ऑल्सो क्लियर दैट एनी वैकेंसी इन द अप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मैंने आपको क्या बताया बेटा, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो सारे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस या पीपल जो किसी को इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं। अगर मैंने प्रेसिडेंट की बात करूंगी तो आपका एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, अलोंग विद दैट एमएलए ऑफ विधानसभा, साथ में आपके दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, ये सारे मिलके जो है आपके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। ऐसा बोला गया कि जिस टाइम पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज में कोई सीट्स खाली हैं,
तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज, वो इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 245 एट प्रेजेंट जो है आपके राज्यसभा की सीट्स हैं, मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने हैं और उस टाइम में 240 ही एमपी हैं, अभी बाकी कुछ रिटायर हो गए, नए इलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि 5 एमपी तो है ही नहीं तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो उसको चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इट इज इन द 11th अमेंडमेंट एक्ट इन 1961। ओके, इसके बाद देखो बेटा, जो 12th अमेंडमेंट एक्ट था 1962 का, इसमें गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन टेरिटरी में ऐड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी आपके लिए। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में नागालैंड एज अ स्टेट एंड प्रोवाइडेड द स्पेशल प्रोविजन फॉर इट। जब हम क्लास में स्टेट्स वगैरह का पढ़ेंगे तब हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या प्रोविजंस है, जबकि आपको बेटा एमएनएस के पेपर के लिए इतना ज्यादा डीप में क्या प्रोविजंस है वो क्या है इतना जाने की जरूरत नहीं है। दो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग दैट कि नागालैंड कौन कौन से स्टेट्स के लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, इसमें क्या था, पुडुचेरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया, ठीक है ना। इसी के साथ साथ में जो यूनियन टेरिटरीज थी उस टाइम में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, इन सब को लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है ना उस टाइम में। बाद में तो इनमें से बहुत सारी स्टेट्स बन गई, कुछ यूटीज बन गई, पुडुचेरी तो यूटी है बट इसका अपना एक लेजिस्लेचर है, तो इन दिस वे वो धीरे धीरे एक प्रोविजन होते रहे, बट दिस वॉज डन इन 1962। ओके, उसके बाद देखो 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964, इसमें क्या हुआ बेटा, मेड द फेयर कंपनसेशन बेस्ड अपॉन द मार्केट वैल्यू। हमने पीछे पढ़ा ना, अगर सरकार को जमीन लेनी हो तो जो कंपनसेशन देगा वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। अब ये बोला कि अगर तो फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी उस टाइम में मार्केट वैल्यू है, कंपल्सरी फॉर द स्टेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेटली कल्टिवेटेड लैंड। किसी की जमीन है और वो बहुत जरूरी स्टेट को चाहिए तो उसको एक फेयरली कंपनसेशन देना होगा जो मार्केट वैल्यू उस टाइम पे उस प्लेस की लाई करती है, ठीक है बच्चे। 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966 में देखेंगे बेटा क्या हुआ, provided that parliament can form a new state by uniting a part of the state or a union territory to the another state or to the another union territory, ठीक है ना, मतलब कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो दो स्टेट को तोड़ के जो है वो मतलब एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बना सकती है, किसी यूनियन टेरिटरी को किसी स्टेट के साथ जोड़ सकती है, या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे इसके बाद ही क्रिएटेड द पंजाब एंड हरियाणा एज अ न्यू स्टेट, पंजाब और हरियाणा जो थी एक न्यू स्टेट उसके बाद बनाई गई। 19th अमेंडमेंट एक्ट है 1966 का, इसमें क्या किया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अगर इलेक्शन में कोई माल प्रैक्टिसेस हैं या इलीगल वेज यूज किए गए तो उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, उनको एबॉलिश किया गया और हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई कि उनको कोई भी इलेक्शन रिलेटेड पिटीशन है तो उसको वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को खत्म किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इसमें बेटा सिंधी लैंग्वेज को 15 लैंग्वेज बनाया गया, 8 शेड्यूल जिसमें आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। उसमें पहले 14 थी तो एक न्यू लैंग्वेज ऐड करेगी 15, ठीक है ना, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड इन दिस। उसके बाद देखो 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, इसके पीछे क्या रीजन थे बेटा करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अमेंडमेंट को देखना। इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द गोलकनाथ केस ऑफ 1967। गोलकनाथ वर्सेस, अगर आप उस पे विकिपीडिया पे पढ़ोगे ना आप इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इन विच सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं ले सकती है। बट साथ में आगे देखो, it made it clear that parliament has the power to amend any part of the constitution including the article 13 by using article 368। मतलब आपका 368 आर्टिकल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर देता है। तो गोलकनाथ के केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट, कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहे तो वो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मेड इट ऑब्लिगेटरी
to the president to give assent to the constitutional amendment bill। और प्रेसिडेंट को बोला गया कि जो भी अमेंडमेंट का बिल आएगा आपको उसके ऊपर अपनी रजामंदी देनी ही पड़ेगी। तो बेटा आपने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोलकनाथ केस में ऐसा दिया गया। और केशवानंद भारती जो केरला में एक मठ चलाते थे और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है बेटा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 बेंच बैठे थे वहां पे और उन्होंने जजमेंट दी थी इस बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं ना आप, जैसे आपका जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो गोलकनाथ केस में क्या फैसला हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा बाय साइटिंग द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 368। बट केशवानंद भारती केस में बोला गया कि नहीं, पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, वो कर सकती है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये दो केसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा बेटा इनको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनके बारे में वीडियोस बना के दूं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं ये गोलकनाथ और केशवानंद भारती केसेस बेसिकली थे क्या। आगे देखो बेटा, 25th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में हुआ था उसमें आपका फंडामेंटल ये आर्टिकल 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम किया, अगर स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी की जरूरत है तो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब वो देके लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता था इनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसको कर्टेल कर दिया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया बेटा, ठीक है। और इसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया कि इट इज नॉट नाउ अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ लीगल राइट, ओके। उसके बाद देखो 26 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ये भी बेटा 1971 में हुआ था। इसमें क्या था, इट रिमूव्स द प्रिवी पर्सेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर मोनार्किकल रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। मतलब आजादी से पहले जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो राजा महाराजा थे उनको जो पेंशन मिलती थी या उनको जो भी कंपनसेशन मिलता था राजा होने का कि हमने तुम्हारी स्टेट ले ली है तो तुम्हें सरकार पेंशन देगी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया कि हम तुम्हें क्यों पेंशन देंगे। समझ में आ गया बेटा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973, ये क्यों किया गया बेटा, क्योंकि 1971 के सेंसस से ये पता लगा कि इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है। तो दैट इज वाई जो लोकसभा की सीट्स है वो 525 से बढ़ा के 545 जो थी वो कर दी गई थी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। 33rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, ठीक है, इसमें क्या किया गया बेटा, इट चेंज द आर्टिकल 101 एंड 190। और इसमें क्या देखो आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको एक बार देखना बेटा। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउसेस कैन रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द एमपी। मतलब एमपी ने कोई रेजिग्नेशन दिया था वो उसको रिजेक्ट कर सकता है इफ द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ, मतलब वाइस जो आपके वाइस प्रेसिडेंट जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और स्पीकर जो भी आपका लोकसभा का बनता है, ठीक है, अगर वो फाउंड करता है उसको इनजेन्युइन एंड नॉन वॉलेंटरी, मतलब किसी ने, हो सकता है ना कि किसी ने डरा धमका के जबरदस्ती रेजिग्नेशन दिया हो, या इनजेन्युइन है मतलब क्यों कोई कारण नहीं रेजिग्नेशन देने का, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, इसमें क्या था बेटा, इट चेंज द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ द सिक्किम। मतलब सिक्किम को हम प्रोटेक्शन देते थे तो हम हमारी तरफ से उसको प्रोटेक्शन थी, उसको चेंज कर दिया गया और ये बना दिया गया एक एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और नेक्स्ट अमेंडमेंट में ही इसको क्या कर दिया गया, फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडियन टेरिटरी इंडियन यूनियन की एक फुल फ्लैज स्टेट जो था बेटा वो बनाया गया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इसमें क्या था बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर प्रेसिडेंट को फील होता है ड्यू टू वॉर, ठीक है, ड्यू टू आर्मी रिबील कर देती है, कुछ वॉर हो जाती है, कुछ एनी अदर रीजंस हो जाते हैं, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी ये इसी के प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस, ठीक है, या ऐसे कुछ प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, गवर्नर और द
सेक्टर्स जो भी है यूनियन टेरिटरीज के, दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। इस टाइम में अगर कोई ऑर्डिनेंस वो निकालते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, एंड प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट could declare the different proclamations of the national emergency on the different grounds। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी लगानी है तो वो लगा सकता है, ठीक है ना, बट फॉर दैट इट नीडेड ड्यू परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd, हम बेटा एक छोटे से 2 मिनट में इसको कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ अगर आपकी विश है कि आपने हायर लेवल के पेपर देने हैं और फॉर एग्जांपल आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस लेवल के, जो नॉट ओनली आईएएस बट आईएएस लेवल के बहुत सारे पेपर हमारे कंट्री में होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 42nd एंड 44th, ये 2 अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत डीपली पढ़ना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमएनएस तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बाय बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट। इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे, मैंने तो कुछ थोड़े इंक्लूड किए ना, बट बहुत डीपर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है बेटा, दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया आज तक, और ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। उसमें क्या ऐड किया गया बेटा? वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो थे इसमें ऐड किए गए। इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में ऐड किया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी तो वो उनका नंबर जो था बेटा वो 10 था, 10 इन नंबर थी, ठीक है। उसी के साथ साथ में कैबिनेट एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कैबिनेट जो था आपका, जैसे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, तो इनकी एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग बोला गया कि आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ा सा ये भी देखा जाए कुछ गलत है कि मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है और उसको सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, करना चाहिए ना अदरवाइज तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल यहाँ पे किया गया था। लिमिटेड द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। रिट ज्यूरिडिक्शन हम तब करते हैं बेटा जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और थ्रू रिट्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये आपका जो 42nd अमेंडमेंट था, इसने रिट ज्यूरिडिक्शन जो थी बच्चे आपकी और जुडिशियल रिव्यू की पावर को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लिमिट कर दिया, ठीक है ना। इसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ चीजें ऐड करेगी, जैसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, participation of the workers in the management of the industries and protection of the environment, forest and wildlife, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट भी इसके बाद बहुत ज्यादा जो थे वो आए थे हमारे, तो ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद देखो, provided the proclamation of the national emergency now for the part of the territory of India, ठीक है ना। इंडियन टेरिटरी में जो है वो कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडियन टेरिटरी में डिफरेंस होता है बेटा। यूनियन ऑफ स्टेट सिर्फ जो हमारी स्टेट्स है, बट इन इंडियन टेरिटरीज में यूटीज और जितना भी एरिया हमने कैप्चर करके रखा हुआ है, मतलब जितना भी हमारी एरिया है वो सारा का सारा इसमें आता है। एंड क्रिएटेड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी क्रिएट किया गया, ओके। इसी के साथ में जो आपकी 44th अमेंडमेंट थी बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट थी। अगर आप कोई भी हायर लेवल का पेपर दे रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दे रहे हो, तो ये आपने 2 अमेंडमेंट्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, ठीक है। एमएनएस के लिए आपको इतना पढ़ने की इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर द रिकंसिडरेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिलीफ किया गया जो पहले वाली 42nd अमेंडमेंट में था कि नहीं, प्रेसिडेंट चाहे तो वो कैबिनेट को दोबारा भेज सकता है कि नहीं रिकंसीडर करो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। और इंटरनल चेंज द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद द आर्म्ड रिबेलियन, मतलब अगर आर्म्ड कोई रिबेलियन करती है तो भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम हो सकती है। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल लिस्ट, और तब रिमूव करी थी ना, अब इसको क्या किया गया, इसको बाद में इस
42nd अमेंडमेंट के बाद लीगल राइट में डाला गया, ठीक है ना। एंड प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21 एंड 22। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर आपकी किसी भी तरह की इमरजेंसीज हैं, ठीक है, और स्पेशली नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? तो आपने इस चीज को याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी ये बहुत बार पेपर में आता है। 52nd अमेंडमेंट 10 शेड्यूल वाज एडेड एज एंटी डिफेक्शन इश्यूज। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून बनाया गया। कोई भी एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता। इट वाज रिटन इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा 61st अमेंडमेंट जो 1989 में हुई थी, उसमें ये भी आपके पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोटिंग एज पहले 21 थी, फिर 18 ईयर्स कर दी गई फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोटिंग एज को 21 से 18 जो था वो किया गया। आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, आ सकता है ये क्वेश्चन, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, इसमें क्या बोला गया? दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला गया और दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रोवाइड किए गए। मैंने आपको बोला कि दो ही ऐसी यूटीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वन इज पुडुचेरी एंड अनदर इज दिल्ली। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस जो है वो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई, ठीक है। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें क्या बोला गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 73rd एंड 74 ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार इनका पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो 73rd में देखो, प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। ये बोला गया कि अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी अपनी स्टेट में पंचायत की इलेक्शन करवाएगी और आपका पार्ट 9 और 11 शेड्यूल ऐड किया गया। सेम विद द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में क्या बोला गया? प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर पालिकाएं हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और बोला गया कि सिटीज में इनके इलेक्शन रेगुलर होंगे। पार्ट 9A एंड 12 शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बेटा ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इसमें क्या हुआ बेटा? प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 21A, जिसमें ये बोला गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, वो उनका फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेना। इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी में 1 मोर ऐड करेगी, मतलब आपकी 11, पहले 10 थी हमने डिस्कस किया, तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होगी? 11 होगी बेटा। और फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 51A में है। ओके, तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इसमें क्या प्रोवाइड किया गया बेटा? इसमें सर्विस टैक्स अंडर द आर्टिकल 268 है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, इसमें बोडो, डोगरी, ठीक है, मिथाली, सिंथाली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया और टोटल जो थी वो 18 से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी बेटा वो हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, इसमें क्या किया गया? प्रोवाइडेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST, ठीक है ना, उनको आगे बढ़ाया गया। साथ में ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट लोकसभा में, उसको भी 10 ईयर के लिए आगे एक्सटेंड किया गया कि नहीं, वो आगे 10 मोर ईयर्स के लिए जो है वो इनको नॉमिनेट किया जाएगा। अभी तो ये इनको अबॉलिश कर दिया 2020 में, लेकिन 2009 में इनको 10 मोर ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। ये भी 9B जो था पार्ट वो ऐड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया कि अगर हम चाहें तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकेम द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 90,
ठीक है। एंड आर्टिकल 43B इंसर्ट किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कोई भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाने के लिए एक तरह से उनकी वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें इसको ऐड किया गया बेटा, ठीक है। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2016 है, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइड किया गया, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट जो था वो दैट वाज रिलेटेड विद द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारे इसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक परमानेंट बॉडी जो था वो बनाया गया, ओके। 103rd अमेंडमेंट में ग्रांटेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन ये वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे जो अनरिजर्व्ड है, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, स्पेशली विच आर मेंशन्ड इन द 4th and 5th क्लाउज ऑफ आर्टिकल 15, है ना, जैसे SC ST OBC और जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज है, उनके अलावा जो अनरिजर्व्ड है और वो इकोनॉमिकली वीक है, 8 लाख से कम पैसा जो है वो अर्न करती है एनुअली, ठीक है। इसके लिए भी कमीशन भी दोबारा से इसको जनरलाइज करेगा कि क्या क्राइटेरिया इसके लिए होना चाहिए, ओके। उसके बाद 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, इसमें क्या किया गया बेटा, change the reservation of seats for SC and ST in the Lok Sabha and the State Assembly from 70 years to 80, ठीक है ना, 70 years से 80 में किया गया इसको। Along with this, ये जो आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हमने पीछे देखा कि वो 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा स्टेट असेंबली से अब इनकी रिजर्वेशन जो है वो उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे 105 अमेंडमेंट है, अभी 105 अमेंडमेंट 2021 में हुई है, दैट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को कैटेगराइज कर सकती हैं। तो इन दिस वे ये आपकी बेटा सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैव ट्राइड टू टेक सो दैट इनमें से आपके पेपर में जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे। इसमें भी आपने वो चीजों को देखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत डीप में नहीं जाना कि आप ऐसे फालतू में पढ़ते रहो और आउट ऑफ टॉपिक ही चले जाओ। तो हमेशा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एम रख के पढ़ना है कि हाँ दीज अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। सो विद दिस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप जब पेपर दोगे MNS का तो इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, यू विल फील गुड, ओके। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से 2 लाइंस, मेहनत करो, क्योंकि एक किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपने मेहनत करना शुरू कर दी है तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाओगे। विद दिस, जय हिंद एंड टेक केयर।